to my channel. So this is our last class for financial management, and today we will see some important questions and previous year questions of chapter financial management. So let's start. See, this is the question paper of 2023-24. Okay, now see, let's find out the question. See, question number 16. Which of the following statement does not highlight, देखो यहाँ क्या पूछा है, does not highlight the importance of financial planning. Now let's see the options. Detailed plans of action prepared under financial planning increase waste, duplication of efforts, and gaps in planning. Okay. Point number 2, it helps in forecasting what may happen in future under different business situations. Okay. See, third number, it provide a link between investment and financing decisions on the continuous basis. Fourth number, it helps in avoiding business shocks and surprises and help the company in preparing for the future. Okay, आपको इसे पूछा है कि कौन सा इम्पोर्टेंस नहीं है. सिंपल आपको समझ में आ रहा है कि डी इम्पोर्टेंट है, सी भी इम्पोर्टेंट है, बी भी इम्पोर्टेंट है. देखो फाइनेंशियल प्लानिंग जो है इसका आंसर होगा पॉइंट नंबर ए. कैसे? फाइनेंशियल प्लानिंग जो है ना वो कभी भी ना वेस्ट को बढ़ाता नहीं है, वो वेस्ट को कम करता है. डुप्लीकेशन, गैप्स, ये सब को बढ़ाता नहीं है, सबको कम करता है. चलो अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 23. अब देखो 23 में दो क्वेश्चन है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर ए, क्वेश्चन बी, और में क्वेश्चन दिया हुआ है. ठीक है, इसका मतलब आप समझो कि जब भी क्वेश्चन आएगा वो और में भी क्वेश्चन आ सकता है, मतलब दूसरे चैप्टर का. ये दूसरा चैप्टर का है. ठीक है, इसके बाद जो हम पढ़ेंगे उस चैप्टर का है. ठीक है, ये वाला ये दूसरे चैप्टर का है. ठीक है, और देखो ये सिंपल क्वेश्चन पूछा आपसे, स्टेट एनी 3 फैक्टर्स अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन. ये आपने ऑलरेडी पढ़ा है डिविडेंड डिसीजन का. फैक्टर्स अफेक्टिंग, ये आपको कोई भी 3 लिख देना और 3 मार्क्स आप इजीली घर लेके जा सकते हो. नाउ कम टू नेक्स्ट वन जो कि है क्वेश्चन नंबर 26. चलो अब सिंपल है. देखो ये क्वेश्चन मज़ेदार है. मैंने आपको पहले भी बोला था जब मैं ये टॉपिक करवा रही थी, तो मैंने आपको बोला था कि ये जो क्वेश्चन है इस तरह का क्वेश्चन जो है वो पूछता है. ठीक है, चलो. एक्स लिमिटेड इशूड 14% डिवेंचर्स ऑफ 4 लाख रुपीज एंड 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹60. ठीक है, कितने इक्विटी शेयर्स है? 10,000 इक्विटी शेयर्स है. कितने रुपए करके? 60 रुपए ईच. दिस इन्वेस्टमेंट रिजल्टेड इन अ नेट प्रॉफिट ऑफ 2 लाख बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स. तो समझो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स दिया हुआ तो वो क्या है? दैट इज EBIT. ठीक है, और टैक्स रेट कितना है? 50%. नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू कैलकुलेट द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एंड अर्निंग पर शेयर. सिंपल है, अर्निंग पर शेयर निकालना है और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालना है. ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन क्या है? स्टेट विथ रीजन whether the above example is that of favorable or unfavorable financial leverage. पहले आप ए बनाओगे तभी आप बी बना पाओगे. ठीक है, सिंपल. ये 2 मार्क्स का, ये 2 मार्क्स का है. ठीक है, अब समझो जिस बच्चे ने फाइनेंशियल लिवरेज का क्लास देखा होगा, ठीक है, दैट इज EBIT, हाउ टू कैलकुलेट EBIT, EPS, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये सब अगर देखा होगा आप लोगों ने तो क्या होगा? आप अच्छे से इजीली 4 मार्क्स तो इजीली लेके जा सकते हो. ठीक है, तो चलो हम लोग देखते हैं कैसे ये क्वेश्चन बनेगा. चलो यही क्वेश्चन था. एक्स लिमिटेड इशूड 14% डिवेंचर ऑफ ₹4 लाख एंड 10,000 equity shares of ₹60 each. This investment resulted in a net profit of ₹2 lakh before interest and tax. Tax at 50%. You have to calculate return on investment and earning per share. चल देखते हैं. सबसे पहले देखो यहाँ पे डिवेंचर भी है, यहाँ पे इक्विटी भी है, तो हमको देखना पड़ेगा टोटल कैपिटल क्या है पहले. चलो टोटल कैपिटल कैसे निकलता है बताओ? इक्विटी प्लस डेट, ऐसे नहीं निकलेगा. इक्विटी कितना है?
देखो 10,000 इक्विटी शेयर्स कितना रुपए करके, 60 रुपए करके, तो कितना हुआ 6 लाख। और डिवेंचर कितना दिया हुआ है जी, 4 लाख, राइट। तो टोटल कैपिटल कितना हो गया, 10 लाख रुपीज हुआ। एनी प्रॉब्लम? नहीं, नहीं हो सकता अगर आपने पढ़ा होगा प्रीवियस वीडियो तो। चलो अब इसके बाद हमें क्या निकालना है भाई, अर्निंग पर शेयर पहले निकाल लेते हैं। ठीक है, तो अर्निंग पर शेयर निकालने का क्या फॉर्मूला है, चलो बताओ जल्दी। EBIT कितना है, EBIT देखिए 2 लाख रुपीज़ ऑलरेडी गिवन है। EBIT पे हम लोग क्या माइनस करते हैं, इंटरेस्ट माइनस करते हैं ना, EBIT में इंटरेस्ट माइनस करते हैं। ठीक है, तो इंटरेस्ट किसका निकलेगा, जितना आपने उधार लिया उसी का ना इंटरेस्ट निकालोगे। तो कितना उधार लिया है, 4 लाख का उधार लिया। और कितना परसेंट डिवेंचर दे रहे हो, 14% है। 4 लाख का 14% कितना निकलता है बताओ, 56,000 निकल जाता है। अब इसको माइनस करिए, कितना आएगा 144000। ये क्या निकला, EBIT में इंटरेस्ट माइनस कर दिया तो EBT बचा। अब EBT में हमने क्या माइनस करेंगे, टैक्स माइनस करेंगे, तो इसका टैक्स निकालो। टैक्स कितना है, 50%, एवरीथिंग इज गिवन। कितना होगा जी, इसका आधा कर दो, कितना होगा 72,000 होना चाहिए। ठीक है, बच गया कितना, आधा निकालेगा आधा ही बचेगा। तो ये क्या बचा, EBT। अब EBT हटा दो, क्या बचेगा, EAT। अब EAT आया। EPS निकालने का फॉर्मूला देखते हैं किसको किसको पता है। सिंपल फॉर्मूला है बाबा, EAT डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। ठीक है, चलो निकालते हैं। EAT कितना है, ये निकाला हमने 72,000। चलो बताओ, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितना है, 10,000 इक्विटी शेयर तो दिया हुआ है। चलो इसको थोड़ा काट पीट कर देते हैं, कितना बचेगा 7.2 बचा। तो EPS अर्निंग पर शेयर जो है वो कितना फ़ायदा कर रहा है, 7.2 फ़ायदा कर रहा है। ठीक है, ये तो निकाल लिया, लेकिन आपको ये देखना है कि क्या वो जो प्रपोजल जो यहाँ पे जो डिवेंचर लिया, क्या वो सही डिसीजन था। इसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अब बताओ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का क्या फॉर्मूला होता है, EBIT बाय टोटल कैपिटल इंटू 100। चलो बेटा बताओ EBIT कितना था, 2 लाख। टोटल कैपिटल कितना निकला था, 10 लाख निकाला था टोटल कैपिटल। हाँ ठीक है, टोटल कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, इक्विटी प्लस डेट इंटू 100। चलो इसको थोड़ा काटते हैं, 5 कट गया, 5 कट गया, 0 कट गया, 0 कट गया, कितना बचा भाई 20%। इसका मतलब क्या है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना आया, चलो थोड़ा फास्ट चलते, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना आया जी, 20% आया। और आप कितना इंटरेस्ट पे कर रहे हो, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, दे देखो क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 14%। इसका मतलब कि आप इंटरेस्ट दे रहे हो 14%, लेकिन आपको रिटर्न कितना मिल रहा है 20%। बट बताओ ये सौदे का फ़ायदा है या घाटा है, दैट मीन्स आपको रिसीव कितना हो रहा है 20। ठीक है, और आप दे कितना रहे हो 40, तो ये तो फ़ायदा हो गया, राइट। इसका मतलब ये प्रपोजल क्या है, सही है। ओके चलो 26 नंबर के ए नंबर तो समझ आ गया होगा। ठीक है, अब बी नंबर पे चलते हैं। बी नंबर क्या है, स्टेट विद रीजन वेदर द अबव एग्जाम्पल इज दैट अ फेवरेबल और अनफेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज। अब मुझे नहीं लगता आपको इसका आंसर बताना पड़ेगा। यस, दिस सिचुएशन इज फेवरेबल। व्हाई इट इज फेवरेबल, बिकॉज द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज मोर देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट। सिंपल है। ठीक है, अगर आप
ये फाइनेंशियल लेवरेज निकालना सीख गए होंगे, ठीक है, तो इजीली आपको 4 मार्क्स तो कहीं नहीं जाएगा, ठीक है, वो इजीली मिल जाएगा। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं कहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है। और इस पे कोई क्वेश्चन नहीं है, इसका मतलब क्या है, सिंपल। इसमें कितना क्वेश्चन आप लोगों ने बनाया? एक क्वेश्चन बनाया जो कि 1 मार्क्स का था, राइट। एक क्वेश्चन बनाया जो कि 3 मार्क्स का था, एक क्वेश्चन बनाया जो कि 4 मार्क्स का था। इसका मतलब टोटल जो है इस चैप्टर से कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है? 8 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है। अब आप मुझे बताओ कि आप 8 मार्क्स इजीली इस चैप्टर से ला सकते थे या नहीं ला सकते थे, ठीक है। अब देखते हैं 2024-25 का जो क्वेश्चन आया था वो, ठीक है, सेट नंबर 1 है ये, ठीक है। ईयर 2024-25 का जो बोर्ड का जो बीएसटी का पेपर था उसका फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्वेश्चन देखते हैं। चलो लेट्स फाइंड आउट द क्वेश्चन। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5। चलो क्या लिखा है क्वेश्चन 5 में? डोवेक्स वॉज अ लार्ज कंपनी with a renowned name in healthcare industry, specializing in the development and production of life-saving medications and medical devices. With a strong reputation for ethical practices, Dovex attracted a large number of investors who had great faith in the company's future. This allowed Dovex to raise capital easily from the market whenever expansion or new projects were to be undertaken. As a result, it could pay high dividend to the shareholders. The factors affecting dividend decision discussed above, which allowed Dovex to pay high dividend to the shareholders is. देखो अगर आपने ये डिविडेंड डिसीजन देखा होगा, ठीक है, तो आपको अगर याद होगा उसका फैक्टर्स अफेक्टिंग, ठीक है, तो क्या है उसमें, अगर अच्छे से पढ़ा होगा ना तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्या है, कौन सा पॉइंट है, क्या ये कैश फ्लो है या फिर स्टॉक मार्केट रिएक्शन है, लीगल कॉन्स्टेंट है या फिर एसेस टू कैपिटल मार्केट है। सिंपल एक डोवेक्स नाम का एक कंपनी है, हेल्थ केयर कंपनी है, उसका ना एक बहुत स्ट्रॉन्ग क्या है, स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन है, ठीक है। उसने डोवेक्स ने क्या किया है, लार्ज नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स जो है वो अट्रैक्ट किया है, ठीक है। अब वो क्या करता है, इजीली मार्केट से ना पैसा क्या करता है, उठाता है। तो इजीली मार्केट से पैसा कैसा कब उठा पाएगा, जब उसका मार्केट में एसेस होगा, मतलब अगर मार्केट कैपिटल मार्केट में उसका अच्छा पकड़ होगा, ठीक है। उस केस में क्या होगा, उस केस में वो अच्छे से फंड्स रेज कर पाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग फंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ बिजनेस एंड स्पेसिफाइंग द सोर्स ऑफ फंड्स इज कॉल्ड। ये आपको डेफिनेटली आप कर लिए होंगे, ठीक है। कैसे, सिंपल है, आपको बताना है वो कौन सा प्रोसेस है जिसमें कि फंड्स को एस्टिमेट करते हैं, ठीक है, और पैसा कहाँ से आएगा, ठीक है, उसको भी देखते हैं। तो कहाँ किस में देखते हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर में, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, कैपिटल बजटिंग में, या फिर फाइनेंशियल प्लानिंग में, ठीक है, किस में देखते हैं जी बताइए? फाइनेंशियल प्लानिंग में हम लोग ये चीज़ देखते हैं, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, चलते हैं कौन सा क्वेश्चन अब देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। देखो अब क्वेश्चन देख के डरना नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन आप जब पढ़ोगे ना आपको समझ में आया कि अरे कितना इजी क्वेश्चन है। चलते हैं। Kanav, after passing out of college with specialization in renewable energy, was determined to start a solar power plant. क्या स्टार्ट करना है? सोलर पावर प्लांट स्टार्ट करना है। द वेंचर रिक्वायर्ड हैवी इन्वेस्टमेंट। अब ये जो है ना, ठीक है, ये जो इसको जो स्टार्ट करना है, ठीक है, ये रिन्यूएबल एनर्जी का काम जो स्टार्ट करना है, ठीक है, इस पर हैवी इन्वेस्टमेंट चाहिए। क्यों चाहिए? प्लांट मशीनरी वगैरह लेने के लिए हैवी इन्वेस्टमेंट चाहिए, और लेस ऑन मैनुअल लेबर, और मैनुअल लेबर कम चाहिए। आप समझो कि मैंने आपको मैनुअल लेबर और कैपिटल इंटेंसिव कहाँ पढ़ाया था।
ठीक है। सो कनव इन्वेस्टेड इन द लेटेस्ट सोलर पैनल टेक्नोलॉजी। अब कनव ने कहाँ पे इन्वेस्ट किया है? टेक्नोलॉजी में भी इन्वेस्ट किया। आप सोचो थोड़ा थोड़ा याद आ रहा होगा ये कौन सा टॉपिक है। एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड परचेज्ड द लेटेस्ट सोलर पैनल inverters and battery storage systems. Despite the high risk of substantial investment, Kanav's business had good expansion possibilities. The world was increasing moving towards clean energy solutions, and there was a growing demand for sustainable power sources. So Kanav decided to create a higher capacity to meet the anticipated demand quickly. This entailed further investment in fixed assets which Kanav was able to arrange. As the year passed, the solar power plant did very well and played a pivotal role in the city's transitions towards a greener and more sustainable future. Okay, now what you have to answer, that is identify and explain the two factors affecting the fixed capital requirement. सिंपल है। अब यह क्वेश्चन ही सबसे पहले दिख गया, फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट का क्वेश्चन है, आपको दो फैक्टर उठाना है, उठाइए दो फैक्टर। ठीक है, देखो कभी भी ना केस स्टडी सॉल्व करने का सबसे इजी तरीका है अंडरलाइन करिए, अंडरलाइन करो। ठीक है, अंडरलाइन करोगे ना आपको आपसे आंसर बनेगा। देखो मैंने यहाँ पे सबसे पहले क्या अंडरलाइन किया था, हैवी इन्वेस्टमेंट चाहिए। क्या चाहिए? हैवी इन्वेस्टमेंट चाहिए। ठीक है, फिर लेस मैनुअल लेबर चाहिए। ठीक है, फिर क्या है, टेक्नोलॉजी पे भी, ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे भी ये ध्यान देता है। तो अब क्या करोगे, इसका मतलब क्या समझ रहे हो बताओ, देखते हैं कि कैसे आप कर पाते हो, उसको कैसे बताते हो। ठीक है, सोचो क्या होगा इसका आंसर। इजीली आपको 3 मार्क्स आ जाएगा। सबसे पहला पॉइंट आ जाएगा फैक्टर्स अफेक्टिंग में कौन सा, नेचर ऑफ बिजनेस। ठीक है, कैसा नेचर है, देखो आपको खुद समझ में आ रहा है कि उसको हैवी इन्वेस्टमेंट करना है, प्लांट एंड मशीनरी चाहिए। ठीक है, तो पहला क्या है, ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है विच नीड्स मोर फिक्स्ड कैपिटल टू परचेज प्लांट्स एंड मशीनरी। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखो क्या हो सकता है। दूसरा पॉइंट है, या फिर आप ये भी लिख सकते हो, स्केल ऑफ ऑपरेशन भी लिख सकते हो। ठीक है, स्केल ऑफ ऑपरेशन में भी क्या होता है कि लार्ज स्केल इंटरप्राइज है, बहुत सारा सामान खरीदना है उसको। ठीक है, इसके लिए मोर फिक्स्ड कैपिटल चाहिए। और क्या लिख सकते हो, टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन क्या, यहाँ पहले लिख दिया कि लेस ऑन मैनुअल है, तो लेस ऑन मैनुअल है मतलब मोर ऑफ कैपिटल है। ठीक है, कैपिटल इंटेंसिव मतलब ये क्या है कि ये ना कैपिटल इंटेंसिव ज़्यादा है, इसको लेबर कम चाहिए, तो लेबर कम चाहिए तो लेस फिक्स्ड कैपिटल चाहिए। ठीक है, और लेबर नहीं चाहिए तो कैपिटल चाहिए, तो मोर फिक्स्ड कैपिटल चाहिए। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या हो गया, नेचर ऑफ बिजनेस। दूसरा क्या है, टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। दो तो ऐसे ही हो गया, एक और हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, एक और क्या है, और देखते चलते हैं। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे ध्यान दे रहा है भाई, टेक्नोलॉजी पे भी बहुत ध्यान दे रहा है। तो टेक्नोलॉजी मतलब क्या है, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन भी है। इसका मतलब ये जो है ना, ये क्या करता है, अपनी टेक्नोलॉजी को रेगुलर अप टू डेट करता है। जब रेगुलर अप टू डेट करता है तो मोर फिक्स्ड कैपिटल चाहिए, राइट। मोर फिक्स्ड कैपिटल चाहिए ना। समझ में आया कितना इजी था ये पॉइंट। बस आपको क्या करना है, 3 मार्क्स का है, अच्छे से आपको एक्सप्लेन करके लिखना है, जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा था। ठीक है, चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कहाँ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, देखो 2 क्वेश्चन है और में है। ठीक है, पहला 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहले ए नंबर देखते हैं, एक्सप्लेन हाउ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल। क्या है, फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल है। 2 पॉइंट आपको एक्सप्लेन करना है, ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, क्रेडिट अवेल्ड। कुछ कुछ याद आ रहा होगा। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर का बताना है आपको। एक तो फ्लेक्सिबिलिटी बताना है और एक क्या बताना है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी बताना है। ठीक है, चलो हम लोग इसको ना एक बार अच्छे से एक बार समझ लेते हैं फिर से क्या है। चलो देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल। फॉर एग्जांपल आपके पास 10 रुपये है। ठीक है, अब उस 10 रुपये को आप क्या किया, मार्केट गए और एक कुरकुरे का पैकेट ले लिया 10 रुपये का। और दूसरे केस में क्या है, आपके पास 10 रुपीज़ है, आपने क्या किया, 2 रुपीज़ का चॉकलेट लिया, 5 रुपीज़ का कुरकुरे लिया और
₹3 अपने पास रख लिया, सोचा बाद में खर्च करेंगे। ठीक है, तो अब बताओ ये ज़्यादा सही था, ये ज़्यादा सही था? इसका ऑपरेटिंग ज़्यादा बढ़िया था, इसका ऑपरेटिंग ज़्यादा बढ़िया था? ऑब्वियसली इसका ऑपरेटिंग ज़्यादा अच्छा था। तो ऑपरेटिंग एफिशिएंसी में क्या बताता है? इफ़ कंपनी मैनेजेस देयर फंड्स इजीली, अगर कंपनी के पास जो पैसा आता है वो अपना फंड अगर इजीली मैनेज कर लेती है, तब उस केस में लेस वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि कंपनी अपना पैसा ऑलरेडी अच्छे से मैनेज कर रही है। इन द अदर साइड, ठीक है, अगर कंपनी का लो ऑपरेटिंग एफिशिएंसी है, ठीक है, कंपनी अच्छे से पैसा मैनेज नहीं कर पा रही है, तो ऑब्वियसली उसको ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक क्या था? क्रेडिट अवेल्ड। क्रेडिट अवेल्ड में क्या था? दैट हाउ मच एंड फॉर हाउ लॉन्ग पीरियड कंपनी इज गेटिंग क्रेडिट फ्रॉम इज सप्लायर्स, कि कंपनी जो है वो कितना समय के लिए अपने सप्लायर से क्रेडिट मतलब उधार उसको मिलता है। ठीक है, अगर लंबे समय के लिए उधार मिलता है, लंबे लॉन्ग टाइम के लिए सप्लायर से क्रेडिट देती है, तब तो लेस वर्किंग कैपिटल चाहिए। क्यों? क्योंकि उस पैसे को रिटर्न करने के लिए उसके पास बहुत टाइम है। ठीक है, लेकिन अगर सप्लायर जो है वो शॉर्ट टर्म क्रेडिट देती है, उस केस में उसको ज़्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए। क्यों? क्योंकि उस केस में अगर वो पैसा रिटर्न करेगा तो उसके पास पैसे की कमी हो जाएगी, उस केस में उसको ज़्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन क्या था? फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर। अब दूसरा क्वेश्चन क्या था? फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर। चलो 2 पॉइंट था, फ्लेक्सिबिलिटी एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी। चलो एक बार फिर से देख लेते हैं। सो फ्लेक्सिबिलिटी में क्या था कि क्या होता है फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब? देखो कंपनी क्या करती है ना, उधार लेती है, लेकिन क्या आप ज़्यादा उधार लेने पे जब ज़रूरत पड़ेगा तो कोई आपको और उधार देगा? सिंपल है। ठीक है, अगर आपने बहुत ज़्यादा ही उधार ले लिया, बहुत ज़्यादा डेट कर लिया है, ठीक है, तो क्या फिर से डेट लेने जाओगे तो क्या बोलेगा? पहले प्रीवियस वाला दो, फिर तुमको डेट देंगे। और सिंपल है। तो फ्लेक्सिबिलिटी का वही मतलब है क्या? कि देयर मस्ट बी ए बैलेंस बिटवीन इक्विटी एंड डेट। ठीक है, एक्सेस ऑफ डेट में रिस्ट्रिक्ट द फर्म्स कैपेसिटी टू बोरो मोर। ठीक है, आपने ज़्यादा ले लिया, ज़्यादा खा लिया, तो आप फिर और कितना खाओगे? ठीक है, तो एक्सेस डेट जो है वो क्रिएट करता है बर्डन फॉर अनफोर्सिन सर्कमस्टांस। अगर कंपनी में गलती से फॉर एग्जांपल कोविड आ गया, जैसे कोविड आ गया तो सबको बहुत लॉस हो गया। ठीक है, मान लो उस टाइम पे अगर जो कंपनी बहुत ज़्यादा ऑलरेडी उधार लेके काम कर रही होगी, वो तो डूब गई होगी। क्यों डूब जाएगी? क्यों? क्योंकि ऑलरेडी उसने बहुत उधार ले लिया। अब उधार कौन देगा इतने इतने मुश्किल सिचुएशन में? ठीक है, अब दूसरा पॉइंट क्या है? कॉस्ट ऑफ इक्विटी। क्या है ये? मैंने आपको बताया था, सिंपल है। अगर डेट लेने से ईपीएस बढ़ता है तो आप डेट लीजिए। अगर डेट लेने से देख रहे हो ईपीएस घट रहा है, तब डेट मत लीजिए, इक्विटी पे रहिए। सो इफ डेट हेल्प्स टू इंक्रीज ईपीएस देन ओनली वी कैन इंक्लूड डेट इन कैपिटल स्ट्रक्चर। इफ ईपीएस स्टार्ट्स डिक्रीजिंग विद द इंक्लूजन ऑफ डेट, द कंपनी मस्ट डिपेंड ऑन इक्विटी शेयर्स ओनली। ठीक है, सिंपल है। आपके डेट की वजह से अगर ईपीएस अर्निंग पर शेयर बढ़ रहा है तो आप डेट लीजिए, नो प्रॉब्लम। अगर नहीं बढ़ रहा है, घट रहा है, तो उस केस में आपको डेट नहीं लेना चाहिए। आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चंस नहीं है, इसका मतलब क्या है कि हम लोग ने क्या क्या देखा कि इसमें जो है 2 क्वेश्चंस हमने देखे एमसीक्यू। ठीक है, और फिर एक क्वेश्चन देखा 3 मार्क्स का और एक क्वेश्चन देखा 4 मार्क्स का। राइट, तो कितना हो गया? 4, 5, 6, 7, 8, 9। मतलब इस चैप्टर से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आया? 9 मार्क्स का क्वेश्चन आया। मैंने प्रीवियस ईयर में इस चैप्टर से 9 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। ठीक है, चलो आपके लिए कुछ होमवर्क है। ठीक है, लेट्स सी। अब देखते हैं, ये देखो, ये ना एक सैम्पल पेपर है। ठीक है, ठीक है, प्रीवियस ईयर का सैम्पल पेपर है। ठीक है, अब इसमें हम लोग देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क देख सकते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ये 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन गलत है। ए नंबर, नेट वर्किंग कैपिटल रेफर्स टू एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटी। दूसरा है करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स विच गेट कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 1 ईयर। थर्ड, कैपिटल बजटिंग डिसीजन आर इरिवर्सिबल। फोर्थ, साइज ऑफ द एसेट, प्रॉफिटेबिलिटी एंड कॉम्पिटिटिवनेस आर नॉट अफेक्टेड बाय कैपिटल बजटिंग डिसीजन। बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है। ठीक है, आपने अगर प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो फिर ये क्वेश्चन मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 इज योर होमवर्क।
Now let's see the next homework for you is question number 17. Identify the decision which is not taken under financial management. कौन सा डिसीजन फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर नहीं लिया जाता है? बताइए. ए बी सी डी. डिविडेंड डिसीजन, कैपिटल बजटिंग डिसीजन, प्राइसिंग डिसीजन, बोथ बी एंड सी. मुझे नहीं बताने की जरूरत है, आपको ऑलरेडी पता है. चलो दूसरे क्वेश्चन में चले. 18 देखो. 18 होमवर्क सिंपल क्वेश्चन है. व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट्स फाइनेंसिंग डिसीजन को कौन कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है? याद करो. C3F2RS. चलते. कैश फ्लो पोजीशन ऑफ द कंपनी, स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल रिस्क, कॉन्ट्रेक्चुअल कॉन्स्टेंट, स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट, लेवल ऑफ कंपटीशन आपको बताना है. ठीक है. करेक्ट ऑल्टरनेटिव यू हैव टू चूज एंड टिक द करेक्ट ऑप्शन. ये भी आपको पता है, मुझे नहीं बताने की ज़रूरत है. अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा होगा, सारे वीडियोस अगर देखे होंगे तो ही आपसे ये क्वेश्चंस इजीली बनेगा. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 20. रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली. दो स्टेटमेंट है बेटा. स्टेटमेंट 1 है कॉस्ट ऑफ डेट इज लोअर देन द कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑफ द कंपनी. कि जो डेट का जो कॉस्ट होता है ना, डेट का जो कॉस्ट होता है, डेट को इश्यू करने में जो कॉस्ट लगता है वो कम होता है इक्विटी के कॉस्ट से. ठीक है. पहला स्टेटमेंट ये है. दूसरा स्टेटमेंट पे चलते हैं. बताना है स्टेटमेंट नंबर 2 क्या है. द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज टू इंक्रीज शेयर होल्डर्स वेल्थ. सोचो तो ऑब्जेक्टिव है कि नहीं शेयर होल्डर्स वेल्थ. ठीक है. आपका होमवर्क है, आपको बताना है बोथ द स्टेटमेंट आर ट्रू, बोथ द स्टेटमेंट आर फॉल्स. स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स. मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप बताओ स्टेटमेंट 1 सही है, स्टेटमेंट 2 सही है, गलत है. दिस इज योर होमवर्क. चलो नेक्स्ट पे चले. ठीक है. नेक्स्ट पे देखते हैं कोई और क्वेश्चन है कि नहीं यहाँ पे. हाँ मिल गया. सिंपल क्वेश्चन है. ठीक है. मज़ेदार है. तो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग आदित्य लिमिटेड विच इज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ग्रीन टी, कैलकुलेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एंड इंटरेस्ट कवरेज रेशियो. सोचो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो सिखाया था कि नहीं, रिटर्न इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करना सिखाया था कि नहीं. यू हैव टू शो द वर्किंग्स ऑल्सो. ठीक है. क्या क्या दिया हुआ देखते हैं. EBIT दिया है 10%, डिवेंचर जो कि 12 लाख का है. ठीक है. इक्विटी शेयर कैपिटल जो है वो 18 लाख का है. टैक्स रेट 40% है. मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है. 3 मार्क्स क्वेश्चन है, आपसे ज़रूर बनेगा ये. ठीक है. आपको क्या बताना है, सिंपल आपको निकालना है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालना है और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो निकालना है. इसमें और कुछ नहीं निकालना. ठीक है. तो समझो कैसे निकलेगा. ठीक है. मैं आपको थोड़ा हिंट दे देती हूँ. इसमें EAT वगैरह निकालने की जरूरत नहीं है. सिंपल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का क्या फॉर्मूला होता है बताना पड़ेगा. EBIT बाय टोटल इन्वेस्टमेंट इंटू 100. EBIT कितना गिवन है देखो, 15 लाख गिवन है. टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है देखो. कहाँ गलती होता है समझो. इक्विटी है 18 का, तो क्या टोटल कैपिटल 18 है. टोटल कैपिटल मींस इक्विटी प्लस डिवेंचर. ठीक है. तो इक्विटी 18 का, डिवेंचर अब 12 का, तो टोटल कैपिटल कितना हुआ समझो. सोचो कितना हुआ टोटल कैपिटल. 30 लाख हुआ. ठीक है. तो 15 लाख डिवाइडेड बाय 30 लाख इंटू 100 कितना निकलेगा. ठीक है. देखो कि कितना निकल रहा है रिटर्न इन्वेस्टमेंट. क्या वो रेट ऑफ इंटरेस्ट से ज़्यादा है, कम है, ये आपके ऊपर है. ठीक है. ये आप बताओगे. ठीक है. दूसरा क्या है. दूसरा है आपका क्या निकालना है. दूसरा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो निकालना. क्या होता है भाई इंटरेस्ट रेशियो का फॉर्मूला. इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है. ICR का फॉर्मूला EBIT बाय इंटरेस्ट. कितना गिवन है. EBIT 15 लाख गिवन है. इंटरेस्ट कितना है देखो. इंटरेस्ट कितना है यहाँ पे 12 लाख तो अमाउंट है. 12 लाख के अमाउंट में 10% इंटरेस्ट है, तो 12 लाख का 10% कितना हुआ 1,20,000. राइट. तो EBIT बाई इंटरेस्ट करोगे, इसका मतलब 15 लाख बाई 1,20,000 कितना टाइम्स निकलेगा वो आप निकालोगे. अगर आप सही निकालते हो मुझे बताओ आंसर. ठीक है. तब मैं समझूंगी कि आपको आता है. ठीक है. तो ये आपके होमवर्क है. ठीक है. आप यू हैव टू कंप्लीट इट. मुझे कमेंट करो, बताओ कि बना या नहीं बना.
ठीक है। आई होप इतने सारे क्वेश्चंस जो मैंने बताया उसमें से आपसे 95% क्वेश्चंस बन जाएगा, ठीक है, और 100% भी बन सकता है अगर आप पूरे वीडियो को अच्छे से देखो तो, ठीक है। ओके, सो इतने सारे जो पार्ट्स मैंने आपको इस चैप्टर के दिए, ठीक है, डिटेल स्टडी अबाउट फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है। आई होप आपने सारा वीडियो देखा होगा। मेरे चैनल में जाइए, अच्छे सारे वीडियोस को वॉच कीजिए। अगर आपने देखा कि या तो इस चैप्टर से 8 मार्क्स का पूछ रहा है या तो 9 मार्क्स का पूछ रहा है, ये चैप्टर से मार्क्स उठाना बहुत ईजी है, ठीक है, लेकिन आपके लिए इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। सो वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। चलो बाय, टेक केयर, प्रैक्टिस मोर, स्टडी हार्ड।